हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा छठा नंबर का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक्स का। इसमें लिखा गया है कि वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था का क्या कंडीशन था। 52 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद देश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं आपको। आपको पता होगा कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है। और भारत ने उपनिवेशवाद का जो दंश है ये करीब 200 वर्षों तक तो अंग्रेजों के नेतृत्व में झेला था। तो भारत को ये कहीं ना कहीं लगने लगा था कि ये जो पूंजीवादी हैं हमारे ऊपर शोषण कर ही रहे थे। तो भारत ने 1947 के बाद से अपनी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था के तक रखा था और छोटे मोटे व्यापार जो है रसिया से करता था। समाजवाद की बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है कि हम समाजवाद से लोगों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। समाजवाद का बेसिक एस्पेक्ट ये होता है कि सपोज दैट ये हमारा संसाधन है, इस संसाधन का वितरण का तो कॉन्सेप्ट समाजवाद में प्योरली कहीं पर नहीं है कि संसाधन का वितरण कौन करेगा, लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से इसका जो है डेफिनेशन देते हैं। लेनिन कहते हैं कि समाजवाद के जो संसाधन उसको मैं वितरित करूंगा। स्टालिन अपने हिसाब से वितरित कर रहे थे। नेहरू अपने हिसाब से इसको कह रहे थे कि इसका हम जो है प्रोक्योर करेंगे, वितरण करेंगे। उसी को लेकर के हम लोग है समाजवाद के क्षेत्र को लेकर के आगे बढ़े। समाजवाद में बेसिकली सारे संसाधनों का नेतृत्व जो होता है वो निजीकरण मतलब इसका सार्वजनिक क्षेत्र करता है। सार्वजनिक बोले तो सार्वजनिक का मतलब ये होता है कि सरकार सारी चीजों की मालिक होती है, ठीक है। अब हुआ क्या कि 1991 तक आते आते भारत पर अमेरिका का दबाव बढ़ रहा था, क्योंकि अमेरिका ग्लोबलाइजेशन को लेकर के आगे बढ़ रहा था और अमेरिका ने नेटो को इंटीग्रेट कर लिया था, बना लिया था। अब नेटो बना था तो इंटरनली जो है रसिया के यूएसएसआर को उसने तोड़ दिया था। उस समय रसिया यूएसएसआर के रूप में था, सोवियत यूनियन के। और मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में जो है रूस ने जो है अपने संघ को जो है नष्ट किया और रसिया जो है बन गया। इधर अमेरिका की जीत हुई थी। अमेरिका ने कहीं ना कहीं भारत पर दबाव बना करके ये कोशिश करने का प्रयास किया, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो है कि आप जो है एलपीजी रिफॉर्मेशन लेकर के आइए। और उस दौरान हमारे यहाँ जो फॉरेक्स रिजर्व थे, जो हमारे पास चीजें थी, पैसा था, रुपया था, सब नष्ट धीरे धीरे खत्म होने लगा था। हुआ क्या कि इसी दौरान जो है 1991 में यहाँ पर प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और उस समय बतौर वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी। तो दोनों लोगों ने मिलकर के जो है यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्मेशन को अडॉप्ट किया था और उस समय हम लोग जो है अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिए थे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था। अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं खोलते तो शायद हम लोगों का विकास भी होता नहीं वहां पे। तो इसी क्वेश्चन में चीज बताया कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद देश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। इनमें से कोई नहीं। परमाणु ऊर्जा उत्पादन, मेट्रो परिवहन या संचार। तो बी होगा परमाणु और ऊर्जा संसाधन। ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिक का मतलब होता है सरकार के अंदर में रहते थे। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत सरकार द्वारा निम्न 3 क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था: परिवहन एवं रेलवे, परमाणु ऊर्जा और उत्पादन, परमाणु खनिजों का खनन। इसके बाद सभी चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरा विश्व एक गांव है और हम आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे की संस्कृति को अडॉप्ट करेंगे, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे और इसको व्यापार से इंटीग्रेट करके हम लोग बढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था। WTO आपको पता होगा कि ये इसका सर्वा होता था। अब तो WTO की जो कंडीशन है बहुत गड़बड़ है। उसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है बना हुआ था। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास, आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार संकट या सभी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि विदेशी मुद्रा भंडार संकट जो हमारे यहाँ हो गया था, इसी को लेकर के हम एलपीजी रिफॉर्मेशन मजबूरी में लेकर के आए थे। और ये जरूरी भी था, क्योंकि हम कब तक समाजवाद को लेकर के आगे चलते, जब मेन सर्वा समाजवाद का ही नष्ट हो गया था, मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में वो जो है आगे बढ़ा, तो हम क्या कर सकते थे इसमें। इसलिए हमने अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और हम लोग आगे बढ़े। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों
के मामले में संकट का सामना करना पड़ा था। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोलियम आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा भंडार 15 दिनों की आवश्यक आयात और भुगतान के योग्य भी नहीं बचा था। इस स्थिति में 1991 के आर्थिक सुधारों को लागू किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा मजबूरी था कि हम लोग जो है उसको अडॉप्ट करें। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1991 में आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण निजीकरण की पहल की प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? राजकोषीय नीति में सुधार हुआ, मौद्रिक नीति में सुधार हुआ, वैश्वीकरण में सुधार हुआ, मतलब ग्लोबलाइजेशन में जो है हमारे यहाँ सुधार हुआ था। तो 1991 के महान आर्थिक संकट से उबरने के उद्देश्य से तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह आर्थिक उदारीकरण तथा निजीकरण करने का फैसला लिया। अर्थव्यवस्था में के उदारीकरण तथा बाजार के निजीकरण से भारतीय बाजार और विश्व बाजारों के लिए तथा वैश्विक बाजारों के लिए भारतीय बाजार की पहुंच सुगमता आ गई, जिससे वैश्वीकरण आ गई। तो मैंने आपको ऊपर ही चीज बता दिया था, वही इसमें पूछा गया है। राजकोषीय नीति का क्या मतलब होता है? फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करते हैं सभी राज्य सरकारें वगैरह। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? सपोज डैट ये आपका एक बकेट है, ठीक है, ये सपोज डैट उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जहां जहां से लेकर के पैसा आ रही है, ठीक है, कमा रहे, जैसे कि आपको पता होगा कि टैक्स वसूलती है, कई प्रकार के टैक्स में, जैसे कि आपका मान लो राजस्व टैक्स आ गया, जीएसटी टैक्स आ गया, और गाड़ी जो चलती है परिवहन टैक्स आ गया, एजुकेशन पे इनडायरेक्टली टैक्स लगता है वो आ गया। तो सभी टैक्सों को मिलाकर जो पैसा आता है उसका खर्च, उसकी आय और उसकी खर्च में इक्वलिटी मेंटेन करना है। मतलब न ज्यादा खर्च हो न ज्यादा आय तो हो लेकिन खर्च ज्यादा ना हो, या खर्च जो हो आय से ज्यादा ना हो, इसी को क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति सुधार कहते हैं। यदि हमारा खर्च आय से ज्यादा हो जाता है तो ये फिस्कल डिफिसिट डाउनग्रेड होने लगता है, राजकोषीय घाटा होने लगता है। और जब इसका लाभ हमको मिलने लगता है तो राजकोषीय प्रॉफिट होने लगती है, राजकोषीय लाभ होने लगता है। मौद्रिक नीति सुधार होती है। आपको पता होगा कि मौद्रिक नीति में आरबीआई इसको लागू करती है, मॉनेटरी पॉलिसी उर्जित आर पटेल के नेतृत्व में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। ठीक है, पचपन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? नीति आयोग, गृह मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या वित्त मंत्रालय? यहां होगा वित्त मंत्रालय, इज द राइट आंसर होगा। नीति आयोग जो होता है हमारे देश में जो है योजनाओं का किस प्रकार से निर्माण होगा, क्रियान्वयन किस प्रकार का होगा, इसके लिए ये एक थिंक टैंक का काम करता है, बताता है किस हिसाब से अपना काम करिए। गृह मंत्रालय आपको पता होगा कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी की रक्षा करता है। सीएसओ भारतीय सांख्यिकी संगठन, ये क्या करता है? तो ये हमारे जीडीपी वगैरह के आंकड़े जो है ये जारी करता है। वित्त मंत्रालय आपको पता होगा कि यही सर्वे सर्वा होता है किसका? आर्थिक सर्वेक्षण का। आम बजट से एक दिन पहले लाया गया दस्तावेज भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह सर्वेक्षण पिछले साल के दौरान देश के आर्थिक प्रदर्शन की विस्तृत रिपोर्ट होती है। आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है और केंद्रीय बजट की घोषणा से एक दिन पहले संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी मेंस लोअर में ये पूछा गया 2019 में। तो आर्थिक सर्वेक्षण को कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे और ये वित्त मंत्री थे। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी माध्यम में से मौजूदा आर्थिक समस्याओं से संबंधित किया। तो क्या था? मतलब कह रहा है कि 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं से संबंधित किया। तो यहां पर आंसर होगा औद्योगिकीकरण। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था ये सबसे बड़ी जो है आर्थिक समस्याओं में से एक था। कैसे था? वर्ष 1991 में
तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक उदार नीति आरंभ करने के पीछे निम्न उद्देश्य प्रमुख थे। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारने के साथ साथ बाजार के रुख का अनुरूप बनाना, मुद्रास्फीति की दर को बढ़ाना, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, ठीक है। तो मुद्रास्फीति की दर को बढ़ाना और विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार का निर्माण करना, आर्थिक विकास दर को बढ़ाना, विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार का निर्माण करना, आर्थिक स्थिरीकरण को प्राप्त करने के साथ साथ सभी प्रकार के अनावश्यक आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ाना। वर्ष 1991 की नई उदार आर्थिक नीति में 3 प्रमुख घटक या तत्व थे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो यहाँ पर जो है औद्योगिकीकरण नहीं था, बाकी तीनों थे, ठीक है। अब हमारा 7 नंबर का टॉपिक है आपका, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार किस प्रकार से हुए थे। तो यहाँ पर देखिए 2014 के बाद जब हमारे मोदी जी आए तो उसके बाद ये कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, इसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्मेशन कहते हैं, श्रम सुधार लेबर रिफॉर्मेशन कहते हैं, आर्थिक सुधार इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या हुआ था। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास दर के डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन होगा? एलपीजी रिफॉर्मेशन। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के एलपीजी रिफॉर्मेशन के मॉडल पर जाना जाता है, जिसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी पुकारते हैं। नई आर्थिक नीति का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए 1991 में अपनाई गई नीतियों से है और इस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो 2022 तक भैया किसान की आय को दोगुनी करने के लिए अशोक दलवाई समिति की जो है बनाई गई थी। और हुआ क्या कि इसमें पहली बार तो इन्होंने कहा कि भाई किसानों की आय क्या है तो क्लियर ही नहीं हो रहा है, तो सरकार जो है 2-2 हजार रुपए करके हर 4 माह में जो है किसानों को क्या देती है? मदद देती है, ठीक है। और 2022 तक कहा गया था इसको हम जो है जैसे 6,000 हम पूरे साल में देंगे, तो 2022 तक जो है हम इसको 12,000 करेंगे, लेकिन अभी तक 12,000 होने से रहा नहीं। वर्ष 2022 तक किसान की आय को दोगुना करने हेतु अशोक दलवाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का गठन केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में किसानों की आय दोगुना करने हेतु 7 प्रमुख स्रोतों पर ध्यान आकृष्ट करने की बात कही थी। फसल की उत्पादकता में सुधार, पशुधन उत्पादकता में सुधार, संसाधन उपयोग दक्षता, फसल गहनता में वृद्धि, शस्य गहनता को बोलते हैं, उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर विविधीकरण, किसानों को मिलने वाले वास्तविक मूल्यों में सुधार, खेत में गैर कृषि व्यवसायीकरण को बदलाव। मतलब कि जो गैर कृषि व्यवसाय कर जिसमें व्यवसाय ना हो उसको सुधार करना हो कि आप ज्यादा ज्यादा गांव में चावल गेहूं पर ही ना आकर्षित रहिए। यहाँ पर आप जो है अपने विकास के बारे में सोचते हुए भी जैसे मशरूम की खेती करिए, जो कि एडवांस खेती है उसको करने का प्रयास करिए जिससे कि आपको पैसा मिल सके। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करने का अनिवार्य बताया था? किसान कल्याण आयोग, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, सीपी, यार इसका नाम नहीं आ रहा हमको इंग्लिश में, कृषि लागत एवं, यही एमएसपी जारी भी करता है, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, यही सही है, ठीक है। सीएसीपी, सॉरी, हाँ ये देखिए नाम से देखिए सीएसीपी। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष एमएल दंतेवाला थे। 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि मूल्य एवं लागत आयोग सीएसीपी कर दिया गया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष विजयपाल शर्मा है, पता नहीं कौन है, तो इसमें 2023-24 का ये जो है मैं पीडीएफ आपको पढ़ा रहा हूँ। सीएसीपी हर वर्ष फसलों की बुआई से पूर्व उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जारी करता है।
एमएसपी 23 फसलें, 22 फसलें और एक गन्ना में एफआरपी का जारी किया जाता है। तो कौन कौन जारी करता है? ये सीएसीपी करता है, ठीक, सॉरी, सीएसीपी ये एमएसपी इशू करता है हर फसलों के बाद, ठीक है। इस 23 फसलों पर दावा करता है, लेकिन 22 पर जो है ये एमएसपी जारी होती है, एक एफआरपी पर जारी होती है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर फलों पर भी एमएसपी दिया जाता है। इकसठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय कौन है? कृषि विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग। किसी व्यापार की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय कौन कौन से हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक रख रखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य को आपको एमएसपी कहते हैं। सीएसीपी 1965 में जो बना था, ठीक है, इसी के माध्यम से एमएसपी जारी होता है। हालांकि डब्ल्यूटीओ में एम्बर बॉक्स सब्सिडी को लेकर विवाद भारत और डब्ल्यूटीओ में चलता रहता है, और डब्ल्यूटीओ कहता है कि आप अपने भारतीय किसानों को एमएसपी वगैरह बंद करिए। बफर स्टॉक का रख रखाव, इसमें आता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1945 के तहत जो आप चीज रख रहे हैं बफर स्टॉक के रूप में, उसको आप बेहतर तरीके से बनाइए। तीसरा होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस। पीडीएस सिस्टम क्या होता है? सपोज दैट आपको जो ये राशन की दुकानों पर जो है राशन बांटा जाता है, वो पीडीएस सिस्टम के तहत ही बांटा जाता है। तो ये तीनों सही होंगे, ठीक। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एनएफडब्ल्यूपी का तात्पर्य क्या है? नेशनल फूड एंड व्हीट प्रोसेसिंग, नेशनल फॉरेस्ट फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये कहां से होगा? और नेशनल फेडरेशन फॉर वर्क एंड फेडरेशन कहाँ आ जाएगा यहाँ पे? अब ये नेशनल फूड एंड व्हीट प्रोसेसिंग ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। तो इसमें देखिए, हाँ, इसमें ये डी सही है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये गलत होगा। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। राष्ट्रीय कार्य को बदले भोजन कार्यक्रम, जिसमें योजना आयोग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों के समन्वय से 14 नवंबर 2004 को देश के 150 सबसे पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य भारतीय गरीबों को रोजगार देना था जो अकुशल काम कर सकते हैं और इस प्रकार खाद्य सुरक्षा भी बनाए रख सकते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये सही है फेमा एक्ट। फेरा एक्ट होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट 1973 वर्ष 2000 में फेमा एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में बदल कर नए रूप में स्वीकृत कर दिया गया था। यह अधिनियम पूरे देश और भारत के बाहर संचालित होने वाले निकाय कारपोरेट की उनकी सभी शाखाओं और उन एजेंसियों पर लागू होता है जिनके नियंत्रक मालिक एक भारतीय निवासी हैं, ठीक है। सही सपोज डैट अडानी कोई कंपनी जो है विदेशों में खोले हुए हैं, भारत में खोले हुए हैं, तो उन पर फेमा एक्ट लगेगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 2000 संशोधन हुआ था, पहले फेरा एक्ट हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो होगा 1948 में। अधिक अन्न उपजाओ अभियान वर्ष 1948 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों के लिए बेहतर तकनीकी की व्यवस्था करना था ताकि उपज की मात्रा बढ़ाई जा सके और यह अभियान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा, ठीक है। इसके बाद फिर 1965 66 में आपको पता होगा, ठीक है, ये हरित क्रांति हमारे यहाँ आ गई थी 65 से 66 के बीच में, और 65 में सीएसीपी आ गया था, कौन सा? एमएसपी वाला। सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? कृषि बीज खरीदने के लिए, कृषि उत्पाद बेचने के लिए, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए? कभी नहीं होगा।
किसान कर्ज वितरित करने के लिए, तो केसीसी कार्ड है, ये तो होगा नहीं। कृषि बीज खरीदने के लिए, तो कृषि बीज को खरीदने के लिए भैया ये तो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि बीज की खरीद के लिए पारदर्शी किसान योजना लाई गई है, ठीक है, वो चलाया जा रहा है। तो कृषि उत्पाद को बेचने के लिए, जैसे कोई आप कृषि उत्पाद बेच रहे हैं, ई रकम में बेच सकते हैं, ठीक। ई नैम एक प्रोजेक्ट है, वो भी आया है। भारत सरकार द्वारा ई रकम एक नया प्लेटफॉर्म है जिसमें स्थानीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ा गया है। 1 अगस्त 2017 को कृषि मंत्रालय किसानों को कृषि उत्पाद बेचने के लिए ई रकम या ई राष्ट्रीय किसान मंडी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के माध्यम से छोटे गांव के किसानों को इंटरनेट सुविधा के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े बाजारों तक पहुंच किया जाएगा। तो ई रकम है मंडियों को लेकर के कि ई राष्ट्रीय किसान कृषि मंडी, ये करेगा क्या, सपोज दैट आप गांव में हैं और ये बड़े मार्केट हैं विश्व के, तो गांव को इंटरनेट से जोड़ के यहाँ पे प्रोक्योर वगैरह खरीद बिक्री जो है यहाँ पे कराई जाएगी बड़े मार्केटों में जोड़ करके, ठीक है, ऑनलाइन। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत में कृषि निर्यात कितने $US तक बढ़ाना है? यहाँ होगा 60 बिलियन से अधिक। चलिए, कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत की कृषि निर्यात को 60 बिलियन $US तक अधिक बढ़ाना है। निर्यात बढ़ाने के लिए अलग अलग उत्पाद के लिए अलग अलग राज्यों में विशेष समूहों को स्थापित करने के लिए 1400 करोड़ का निवेश किया जाएगा। वर्तमान में चावल, गेहूं और समुद्री उत्पाद कुल कृषि निर्यात का 52% है, ठीक है। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? यहाँ होगा उत्तराखंड। स्पेशल एग्रीकल्चर जोन्स स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य उत्तराखंड है। विशेष कृषि क्षेत्र में कृषि गतिविधियों के लिए प्राथमिकता, सिंचाई सुविधा और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ कहा जाता है। भारत सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत वर्ष 2005 में की हुई थी, ठीक है। जिस प्रकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है इसी प्रकार स्पेशल एग्रीकल्चर जोन्स बनाए गए हैं, SEZs, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी को बनाने के लिए स्पेशल एग्रीकल्चर जोन बनाया गया है, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? भंडारण सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, अनुकूल मंडी, यही सही है भैया। अनुकूल मंडी जो है यही नहीं है, बाकी तीनों कमियां हैं, ठीक है। भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोष निम्न है: भंडारण की सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी, वित्त स्रोतों की कमी आदि। अनुकूल मंडी कृषि विपणन के दोषों में शामिल नहीं है। मंडी का कौन दोष होगा भाई, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? भारत का कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत एवं कीमतों का आयोग, CACP इसको कहते हैं, ये तो होगा ही नहीं, पता ही नहीं होगा। भारतीय खाद्य निगम, ये भी नहीं होगा, ठीक है। विपणन भाई, भारतीय खाद्य संगठन कहाँ विपणन का काम करता है? भारतीय कपास निगम या भारतीय कृषि निगम? तो यहाँ डी आंसर होगा भारतीय कृषि निगम। कपास तो पर्टिकुलर एक रीजन में आ जाता है, तो भी नहीं होगा। भारत में कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए कपास निगम, नेफेड, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत की कीमत आयोग उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः जो होगा ये क्या होगा? भारत का कृषि निगम। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 14 जनवरी 1965 में हुई थी। 1965 में हरित क्रांति आई थी। 1965 में क्या हुआ था? CACP बना था। चकबंदी लेखपाल का क्वेश्चन है इवनिंग टाइम का। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को की गई थी। इसका पहला जिला कार्यालय तंजौर में था। अब इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसको फूड कॉर्पोरेशन एक्ट
FSA कहते हैं, FCA कहते हैं, FCA, और 1964 के तहत लागू किया गया था। और भारतीय खाद्य निगम भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने और खाद्यान्नों के क्रय विक्रय को और गोदामों को भंडारित करता है। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या मैं बोल रहा हूँ, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, तो राज्य सरकारों द्वारा ये कृषि आयकर लगाया जा सकता है। स्थानीय सरकारों का मतलब क्या हो, जैसे नगर पंचायत वगैरह, ग्राम पंचायत में नहीं लगा सकता। केंद्र सरकार द्वारा तो लगाते ही नहीं है, केंद्र और राज्य दोनों द्वारा तो नहीं, राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। भारत में कृषि आयकर राज्य सूची का विषय है, अतः है कृषि पर कर लगाने का अधिकार राज्य के पास है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना एग्रीकल्चर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कब से प्रभावी हुआ है? तो होगा अप्रैल 2014 से। 1 अप्रैल 2014 से कृषि विपणन योजना के लिए एकीकृत योजना कृषि विपणन एवं आधारभूत संरचना AMI एग्रीकल्चर मार्केट एंड आधारभूत संरचना को हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट AMI इसको कहते हैं। कृषि विपणन एवं आधारभूत संरचना पूंजी निवेश सब्सिडी उप योजना में शामिल है और इस योजना के अंतर्गत किसानों की विभिन्न आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्य किया जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है? कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय बाजार, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय विभाग, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच, ये सही है। राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार संचार मंच है। यह पोर्टल किसानों, विक्रेताओं तथा खरीदार को क्रय विक्रय हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। इसके जरिए बेहतर दाम मिलने तथा विपणन के तरीके में बदलाव होता है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन है, उस हिसाब से बढ़ा जाएगा फिर कल आगे। ठीक है, तो हम कल पढ़ाएंगे, कल हम GST और इसको कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना है। कैसे लगी क्लास, आप जो अपना क्यूरी दीजिएगा।